मेरा नाम रूपाली है। खास तेल सिर्फ बेटे के लिए, एक चमत्कार जैसा नुस्खा। मैंने चौंक कर खिड़की के पर्दे के पीछे से झांका। गली में एक अजनबी मर्द सफ़ेद थैले में तेज़ आवाज़ के साथ ऐलान करता जा रहा था। उसकी आवाज़ में अजीब सा उतार चढ़ाव था, जैसे गली की हर औरत को पर्सनल तौर पर बुलाया जा रहा हो। गर्मी की शिद्दत के बावजूद भी लोग दरवाजे से झांकने लगे थे। मेरे दिल में अजीब सी कन्फ्यूज़न उभर आई थी। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा कि ये क्या पागलपन है, और पर्दा छोड़ दिया। मेरी सास कहने लगी, अरे वो आया है, स्पेशल तेल वाला, और दरवाजे की तरफ लपक गई। मैंने कहा, माँ जी प्लीज़, आप ऐसे लोगों की बातों पर क्यों विश्वास करती हैं। मैंने उनको पीछे से आवाज़ दी, मगर वो जा चुकी थी। मैंने एक नज़र अपनी गोद में रखे बांझपन के नुस्खे, गोद में रखी दवाई की बोतलों और बेकार टेस्ट रिपोर्ट्स पर डाली। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, और हर साल, हर मौसम, हर त्योहार पर एक ही बात दोहराई जाती थी, अब की बार तो खुशखबरी मिलेगी। कुछ देर बाद मेरी सास वापस आई। उनके हाथ में तेल की शीशी थी, जिसमें पीले कलर का तेल रखा हुआ था। बोतल का ढक्कन चमकदार था। मेरी सास ने कहा कि यही हमारी आखिरी उम्मीद है, सिर्फ 3 बूंदें नाभि में सोते वक्त डालनी है। मैंने इनकार में सर हिला दिया और कहा कि इलाज नहीं, जादू टोना है। उन्होंने मेरे सर पर थपकी दी। कहने लगी कि जैसे तेरी ज़ुबान कड़वी है, वैसी ही किस्मत भी। 4 साल से कुछ नहीं हुआ तो अब तू इस पर भी नाक चढ़ा रही है। मैंने कुछ नहीं कहा। उनकी बातें सुनकर बहस करना बेकार था। रात को जब मेरे पति ने कॉल की तो उन्होंने कहा कि मैं किसी बिजनेस टूर पर जा रहा हूँ, 2 हफ्ते लगेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई नई दवाई ली तुमने? मैंने कहा कि हाँ, आज माँ जी ने कोई तेल लिया है। उन्होंने दंग रहकर कहा कि क्या, और कहने लगे कि तुम लोग कब इन बकवास बातों से बाज आओगे, और फ़ोन बंद हो गया। उसी रात मेरी सास मेरे कमरे में आई। शीशी उनके हाथ में थी। मुझसे कहने लगी कि चुपचाप लेट जाओ, जिद मत करना, ये तेल बहुत ही अच्छा है, सिर्फ 3 बूंदें नाभि में डालनी है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और वो बोलती रहीं। कहने लगी कि हमने अपनी बेटियों को पाल पोस कर उनकी शादी कर दी, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरा बेटा थोड़ी ना बांझ है। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं जानती थी कि बहस करना बेकार है। तेल की 3 बूंदें उन्होंने मेरी नाभि में डाल दी थीं। खुशबू बहुत तेज़ थी, जैसे किसी दवाई की हो, मगर शरीर पर अजीब सी सनसनाहट फैल गई। शायद वो मेरा वहम था, या शायद कुछ और। अगले दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। शरीर में वज़न सा महसूस हुआ। हर कदम जैसे पैरों से भारी था। मेरी सास ने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया कि बस मौसम का असर है। फिर अगले दिन मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई। कमज़ोरी, थकन, मेरे माथे पर पसीना, और दिल में एक ही ख्याल कि क्या सच में जो मैं सोच रही हूँ ऐसा ही है। अगले दिन जब मैं डॉक्टर के क्लिनिक पहुँची तो वो मेरे चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगी। कहने लगी कि आप 2 महीने की प्रेग्नेंट हैं। मैंने चौंक कर कहा कि क्या? मेरी आवाज़ कांप गई। मैंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरा पति तो शहर से बाहर है। मैं कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी, क्या ये सब मेरी सास के तेल की वजह से हुआ है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मैं पिछले 7 महीने से डॉक्टर का ट्रीटमेंट कर रही थी, इलाज, टेस्ट, सब कुछ आजमाया था, तो फिर ये कैसे हो गया? घर वापस आई तो दरवाजे पर माँ इंतज़ार कर रही थी। मेरी आंखों से सब कुछ जाहिर हो रहा था। उन्होंने कहा कि मिल गई ना खुशखबरी? मैंने कहा था ना कि ये तेल बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं उनसे नज़र चुराने लगी और अंदर आकर खामोशी से बिस्तर पर बैठ गई। हाथ पेट पर गया कि क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने पति को कॉल करने का इरादा किया, मगर फिर याद आया कि वो तो यहाँ थे ही नहीं। 2 महीने से मैंने हिसाब लगाया कि मेरे पति को गए हुए 6 हफ्ते हो गए थे। बीच में सिर्फ वो 2 दिन के लिए ही आए थे। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि हाँ वो आए थे, रात में भी शायद, लेकिन कहीं दिल में एक सवाल गूंजने लगा। वो 2 दिन जब मेरे पति घर आए तो मैंने अपने पति को बता दिया कि आप पिता बनने वाले हो। ये शब्द सुनकर जैसे उनकी तरफ से खामोशी छा गई थी। तभी मेरी सास कमरे में आई। मेरे पति ने अभी कमरे के दरवाजे से अंदर कदम रखा ही था कि मेरी सास लपक कर उनके पास आ गई और खुशखबरी सुना दी। वो एक लम्हे के लिए रुक गए थे। उनकी नज़र सीधी मेरी तरफ आ गई थी। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठी हुई थी। मेरी नज़र उनसे मिली तो उनके चेहरे पर अजीब सा बदलाव आ गया, जैसे उनके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। उन्होंने धीरे से कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरी सास ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहने लगी कि क्या मतलब है?
मेरे पति ने भी मेरी तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हों कि ये तुमने क्या किया है। मैंने हल्की आवाज़ में बताया था कि तुम भूल गए शायद। फिर वो जैसे कुछ याद करने लगे, उनके माथे पर बल आ गए, नज़र झुक गई। उन्होंने चेहरा उठाया और तेज़ शब्दों में कहा कि मैं नशे में था, मुझे कुछ भी याद नहीं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। मेरी सास तेज़ी से पलटकर चली गई। मैं अपनी जगह बैठी रही, खामोश, जैसे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन वो घर देर से आए थे। मुझे देखकर उन्होंने कोई बात नहीं की, सिर्फ अपनी माँ से ही बात करने लगे। खाने की टेबल पर भी खामोशी छाई रही। मैंने खाने की प्लेट उनके सामने रखी तो वो एकदम से उठकर खड़े हो गए थे और कहने लगे, माँ, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। मेरी सास के हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गया। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने गर्दन उठाई मगर कुछ नहीं कहा। वो मेरी तरफ झुके और कहने लगे कि तुम जानती हो ना, मैं उस समय यहाँ नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझ पर इल्ज़ाम दे रहे हो। मैंने पहली बार उनसे नज़र मिलाई थी। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ हकीकत जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, और अगर हकीकत आपकी सोच से अलग हो तो। इसके बाद मैं खामोश हो गई। मेरी सास कहने लगी, बस करो, अभी कुछ मत कहो, बस बेटा पैदा हो जाए, सब मान जाएंगे। मोहल्ले में ये बात फैलने में वक्त नहीं लगी। किसी ने दवाई वाले को गली में देखा तो किसी ने मेरी सास को बोतल खरीदते हुए देखा। अगले दिन हमारे मोहल्ले की पल्लवी भाभी हमारे घर प्रसाद लेकर आई थी और साथ ही वो ये भी कहने लगी कि बधाई हो, लगता है सच में तेल ने काम दिखा दिया है। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था। दोपहर को मैं कमरे में बैठी अलमारी के नीचे रखे डिब्बे में से वो शीशी लाई। उस पर धुंधला सा कागज़ चिपका हुआ था जिसे मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उस पर लिखा हुआ था, तेल नंबर 7, एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल के लिए, सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस में। मैं काफ़ी देर तक वो कागज़ घूरती रही। एक्सपेरिमेंट? तो क्या मेरे साथ कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था? मेरी सास को तो पता था या वो भी धोखे में थी? रात के खाने पर खामोशी छाई रही। पति ने एक शब्द भी नहीं कहा। खाने के बाद मैंने बर्तन समेटे और खामोशी से कमरे में आकर लेट गई थी। मेरे दिल में बेचैनी थी, नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर कोई खड़ा था। मैं चौंक गई। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक भिखारी खड़ा हुआ था, हाथ में कटोरा था। कहने लगा कि जिसने तेल का चुनाव किया उसका फैसला करीब है। मैं फ़ौरन ही उठकर बैठ गई थी और बाहर निकलकर देखा, मगर तब तक भिखारी जा चुका था। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा। उनका चेहरा सफ़ेद हो गया था। मैंने कहा, ये सब क्या है माँ जी? उस दिन आपने इस तेल वाले से क्या सुना था? वो नज़र चुराने लगी और कहने लगी, बस वो ये कह रहा था कि बहुत ही स्पेशल तेल है, सिर्फ बांझ औरतों पर ही असर करता है, और तुम भी तो। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मैंने ज़ोर से शीशी दीवार पर मारी। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। खिड़की से बाहर देखा तो गली में खामोशी थी, लेकिन मेरे अंदर हलचल थी। मैंने खामोशी से दरवाज़ा खोला। मेरी सास आंगन में पानी छिड़क रही थी। उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? मैंने मामूली से जवाब दिया, एक काम से जा रही हूँ। 2 गलियों में चलते चलते मैं इस जगह पहुँची जहाँ पहली बार उस अजनबी को देखा था, मगर अब वहाँ एक सिर्फ पुराना ठेला था और 2 बच्चे पतंग लूट रहे थे। मैंने एक पान वाले से पूछा कि वो इंसान जो तेल बेचता था कहाँ जाता है। पान वाले ने सोचने की कोशिश की, फिर कहा कि वो एक वेद है, कभी आता है और कभी गायब हो जाता है। पुरानी सब्जी मंडी के पीछे झोपड़ी है, शायद वो उसी की है। मैं तेज तेज कदमों से वहाँ चल पड़ी थी। रास्ते में एक बूढ़े आदमी बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि अंकल, खास तेल वाला वेद कहाँ मिलेगा? उन्होंने सर हिलाया और कहा, वही जो औरतों से अजीब अजीब बातें करता है। कभी कभी यहाँ पर आता है, लोगों को अपने बारे में बताने लगता है, लेकिन उसके पास जाने वाली औरतें दोबारा नजर नहीं आती। मेरे कदम पीछे हट गए थे, लेकिन वापस पलटने का वक्त नहीं था। झोपड़ी आखिरकार मिल गई थी। मिट्टी की दीवारें, प्लास्टिक का पर्दा और एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, खास वेद, औरतों की खास परेशानियों का इलाज करने वाला। दरवाज़ा बंद था। मैं कुछ देर रुकी, फिर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं मिला। अंदर से खामोशी थी। वापस आना पड़ा। सारे रास्ते मेरे दिमाग में यही सवाल गूंजता रहा कि अगर वो इंसान झूठा है तो सच में मेरी तस्वीर उसे कैसे मिली? अगर वो सच बोल रहा है तो फिर? अगली सुबह सूरज निकलने से पहले से मैं दोबारा वहां पहुंची। इस बार दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने धीरे से पर्दा हटाया। अंदर दाखिल होते ही मेरे कदम रुक गए। एक छोटा सा कमरा था, छोटी सी दीवार थी जहां औरतों की तस्वीर लगी हुई थी। इनमें एक तस्वीर मेरी भी थी, शायद मेरी पुरानी अस्पताल की फाइल से ली गई थी। एक टेबल पर अलग अलग रंग की बोतलें रखी हुई थी।
कुछ शीशियां जिन पर लेबल ही नहीं थे, कोने में एक बंद अलमारी और ज़मीन पर एक भारी थैला रखा हुआ था। फिर एक आवाज़ आई, आखिर तुम आ ही गई। मैं फ़ौरन ही पीछे हटी, दरवाजे की तरफ मुड़ी, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसने कहा कि डरो नहीं। वो मेरे सामने आया, लंबा कद, सांवला रंग, बाल बिखरे हुए, आंखों में अजीब सी रोशनी। मैंने सख्त शब्दों में कहा, ये सब क्या है और मेरी फ़ोटो यहाँ पर क्या कर रही है? उसने कहा, क्योंकि तुम पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक ख़ास हालत में दी गई दवाई का नतीजा। उसने सुकून भरे अंदाज में कहा था, ये जादू नहीं, साइंस है। वो आगे बढ़ा और कहने लगा कि तुम्हें जो दिया गया है वो एक ख़ास कॉम्बिनेशन था। लेडीज़ के स्पेशल हार्मोन दौर में अगर ये दवाई दी जाए तो नतीजा अलग आता है। तुम पर पहली बार एक्सपेरिमेंट किया और कामयाब हो गया। मैं चीखी कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने कहा, ज़िंदगी क्या? अरे मैंने तुम्हें माँ बनाया है, कुदरत से ज़्यादा दिया है। तुम एक आम औरत नहीं हो, तुम एक सबूत हो। मैंने दांत पीसते हुए कहा, किस बात का सबूत? उसने एक शीशा उठाया और कहने लगा, ये तेल नंबर 7 एक्सपेरिमेंट फार्मूला है। ये कि स्पेशल डीएनए वाले इंसान पर असर करता है। तुम्हारे पति की फैमिली, उसमें ख़ानदानी कमज़ोरी है, बांझपन की। तुमने जो प्रेगनेंसी ली है वो इत्तेफाक नहीं था, साइंस है। मैंने कहा, तो तुमने मेरे पति को निशाना बनाया। मैं आगे बढ़ी कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो हंसने लगा और कहने लगा, क्योंकि वही मेरा असली दुश्मन है। उसे हर चीज़ मिल गई और मुझे सिर्फ एक नाम, पागल। उसने कहा कि तुम्हारा पति मेरा सौतेला भाई है। बचपन में मुझे पागल कहकर घर से निकाल दिया गया था, मगर मैं पागल नहीं था। मैं शुरुआत करना चाहता था। तुम मेरे लिए एक जरिया बनी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, मैं पुलिस को बताऊंगी कि तुमने मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया है। उसने कहा, बता दो, लेकिन जब तक तुम्हारी कोख में वो बच्चा जिंदा है, तुम खुद गवाही हो मेरी समझदारी की। मैंने पलटने की कोशिश की, दरवाज़ा बंद था। वो आगे बढ़ा और धीरे से कहने लगा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा धकेला, बंद कुंडी टूट गई थी और मैं भागती हुई बाहर निकली थी। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सड़क पर निकलकर मैंने गहरी सांस ली थी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, लेकिन दिल में एक बात थी, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। दरवाजे से निकलते ही मैं तेज़ कदमों से सड़क पर आ गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ उसकी आवाज़ गूंज रही थी, तुम मेरे लिए एक बेहतरीन जरिया बनी। मैं रुकने वाली नहीं थी। सीधे चलते चलते बस स्टॉप तक पहुंच गई थी। एक खाली रिक्शा मिला और मैं सीधे लेबॉर्ट्री चली गई थी। बोतल मेरे बैग में थी, जिस पर अब तक उसकी उंगलियों के निशान थे। लेबॉर्ट्री का स्टाफ मुझे जानता था। पिछले महीने जब मैं टेस्ट करवा रही थी, तब उन्हीं लोगों से मेरा सामना हुआ था। मैंने वहां जाकर कहा कि मुझे इसकी पूरी केमिकल रिपोर्ट चाहिए। मैंने बोतल उनके सामने रखी। क्लर्क ने पूछा कि ये क्या है? मैंने कहा कि यह हार्मोनल दवाई है, शायद, और कुछ और भी जानना है कि ये दवाई औरत के शरीर के साथ क्या करती है। उसने कहा कि ठीक है, 3 दिन लगेंगे। उसने रसीद मेरे हाथ में थमा दी थी। घर लौटते हुए मेरा दिमाग बंद था। एक एक बात, एक एक लम्हा मुझे अलग अलग नजर आ रहा था। घर पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। आंगन में मेरी सास पौधों को पानी दे रही थी। मैं सीधी उनके पास गई, शीशी उनके पास रखी और कहा कि ये जहर है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर नज़र चुरा ली। मैंने कहा कि आपने जानबूझकर मुझे ये दी थी। उन्होंने चुपचाप झाड़ू पकड़ी और आंगन को साफ करने लगी। उन्होंने धीरे से कहा कि मेरे दिल में सिर्फ उम्मीद थी। मैंने कहा, लेकिन ये एक उम्मीद नहीं, एक्सपेरिमेंट था, किसी का बदला था, और आपने उसके लिए मेरी कोख चुनी। उन्होंने रुककर कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। उस दवाई वाले ने कहा था कि बस 3 बूंदे और फिर ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनके सामने से हट गई। उस रात मेरा पति घर आया और मैंने उनको सब बताने का फैसला किया। मैंने कहा, मैंने उसे ढूंढ लिया है जिसने ये सब किया। वो हैरानी से मेरी तरफ देखते रहे। मैंने कहा, वो तुम्हारा सौतेला भाई है, तुम्हें सज़ा देना चाहता था मेरे ज़रिए। उन्होंने कहा कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने कहा, मैंने उस दवाई को लेबॉर्ट्री भेजा है, जब रिपोर्ट आ जाएगी तुम खुद देख लेना। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर सन्नाटा था। मेरी सास ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ शब्दों में कह दिया था कि अब बातों से कुछ नहीं होगा। 3 दिन के बाद मैं लेबॉर्ट्री गई तो रिपोर्ट तैयार रखी हुई थी। मैंने लैब टेक्नीशियन से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बताया कि ये कोई दवाई नहीं है, हार्मोन्स को बढ़ाने वाली एक कंपाउंड है। ख़ास तौर पर गैनेट्रोपिन रिलीजिंग एजेंट इसमें मौजूद हैं। इसका मतलब इससे औरत पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट की अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने रिपोर्ट ली और धन्यवाद करके बाहर आ गई थी। घर आकर रिपोर्ट सास के हाथ में दी। वो पढ़ नहीं सकी।
मैंने तेज़ आवाज़ में उनको पढ़कर सुना दिया कि ये दवाई हार्मोन्स को बढ़ाने वाली दवाई है जो औरत के हार्मोन्स को साइंस के असर से भी ख़तरनाक इफ़ेक्ट देती है। मेरी सास खामोश हो गई। उसी दिन शाम को मोहल्ले में से शालिनी काकी आईं। उनका बिहेवियर हमदर्दी भरा था, लेकिन उनकी बातों में सवाल छुपे हुए थे। उन्होंने कहा कि सुना है तुम्हें बच्चा हो जाएगा। मैंने मामूली सा जवाब दिया कि शायद। उन्होंने बात बदलने की कोशिश की और कहने लगी कि आजकल ऐसी दवाइयाँ बहुत मिलती हैं, सब किस्मत की बात है। मेरी सास मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। वो कहने लगी कि ये मैंने बचपन में लिखी थी। इसमें हर प्रार्थना, हर उम्मीद का टोटका लिखा हुआ है। शायद तुम पढ़ो तो समझो कि माँ बनने की ख्वाहिश कैसे जुनून में बदल जाती है। मैंने बिना कुछ कहे डायरी ली। मेरा पति अब ज़्यादातर खामोश रहने लगा था। उनकी खामोशी में मुजरिम जैसी बेचैनी थी, लेकिन उसने अब तक माफ़ी नहीं मांगी थी, न यकीन किया था। 2 दिन के बाद मैं रिपोर्ट और बोतल लेकर करीब के अस्पताल चली गई और वहाँ से लीगल ब्रांच से कांटेक्ट किया। एक इंचार्ज ने कहा कि एक साइंस एक्सपेरिमेंट का काम लगता है, किसी अकेले इंसान का काम नहीं है। हम कार्यवाही करेंगे और आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। अगर आप चाहें तो हम रिसर्च स्कीम के मुताबिक इस केस का एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं। मैं एक गवाह थी। जिस दिन मैं अस्पताल से लौटी, वही भिखारी दोबारा गली में मुझे नजर आया था। वो कहने लगा, जो धोखे में कोक को चुनते हैं उनके बच्चे मुकद्दर बन जाते हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया था। मैंने आसमान की तरफ देखा। शायद अब ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन अब मैं खामोश तमाशा बनकर नहीं रह सकती थी। अस्पताल की रोशन सफ़ेद दीवारों के बीच मेरा शरीर सुन्न रह गया था, लेकिन दिमाग लगातार हरकत में था। 9 महीने गुजर चुके थे। हर हफ्ते एक नई रिपोर्ट, एक नई एडवाइस मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। मैंने खुद को अंदर से मजबूत कर लिया था। आज वो लम्हा आ चुका था जिसे शायद दुनिया खुशी कहती है। नर्स ने आकर बताया था कि बधाई हो, आपका बेटा हुआ है। मेरे इर्द गिर्द नर्सें और खुशी से दमकती हुई आंखें थीं, जिनके अंदर खामोशी छाई हुई थी, लेकिन मेरे अंदर खामोशी थी, जैसे किसी कड़ी परीक्षा का नतीजा आने वाला हो। कमरे में मेरा पति दाखिल हुआ। सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा मेरी गोद में था। मेरे पति ने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर उनके कदम पीछे हट गए। उन्होंने चौंक कर कहा कि ये बच्चा मेरी शक्ल का नहीं है। मैंने उनकी आंखों में झांका। हैरानी थी। ये इल्ज़ाम मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मेरी सास ने बात संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बेटा, सब बच्चे जन्म के समय एक जैसे ही होते हैं। वक्त के साथ साथ उनकी शक्ल बनने लगती है। लेकिन वो खामोश रहे। थोड़ी देर के बाद कमरे से निकल गए। मैंने बच्चे को गोद में दोबारा उठाया। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे किसी ने छाव की परत रख दी हो। माथा चौड़ा था, बाल घने और नाक कुछ जानी पहचानी सी थी। अगले दिन मोहल्ले की पल्लवी भाभी आई। बच्चे को गोद में लिया, माथे पर प्यार किया और फिर कहने लगी कि बिल्कुल उसी वैद्य के जैसा लगता है। उनकी बात सुनकर मेरी सास ने बड़ा सा मुंह बना लिया था। उन्होंने कहा, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? उन्होंने कहा, अरे बहन, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आखिर तेल भी उसी का ही था ना। बात वहीं पर रुक गई, लेकिन दरवाज़ा बंद होने तक कई आंखें बच्चे को घूरती रहीं। 2 हफ्ते बाद बच्चे की पहली वैक्सीन लगवाने जब मैं उसे लेकर अस्पताल गई तो नर्स ने फॉर्म पर पिता का नाम पूछा था, तो मैंने एक लम्हे को ठहरकर अपने पति का नाम लिखवा दिया था। वापसी पर मैं बच्चे के टॉयज़ की दुकान से कुछ खिलौने और उसके लिए कुछ कपड़े खरीदने लगी। दुकान वाले ने बच्चे का चेहरा देखकर कहा कि ये बच्चा तो बहुत ही ख़ास लगता है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, किस पर गया है? मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने कहा कि अपने बाप पर गया है। घर आकर मैंने अपने पति को कपड़े दिखाए तो उन्होंने उनको एक तरफ रख दिया और फिर कहने लगे कि लोग बातें कर रहे हैं। उन्होंने बिना देखे कहा था। मैंने सवाल किया, तुम भी वही सोचते हो जो मोहल्ला सोचता है? उन्होंने कहा, मैं सिर्फ देख रहा हूँ और सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ। और फिर वो कमरे से बाहर निकल गए। एक दिन मैंने रात के वक्त शीशे में खुद को देखा था और फिर सच में इसका चेहरा बहुत अलग था, लेकिन ये भी सच था कि बच्चे के हाथ मेरे जैसे थे। उंगलियों की बनावट पूरी तरह से मुझ पर गई थी। मेरी सास ने एक दिन कहा कि अब डीएनए टेस्ट करवा लो, सच खुद बोलेगा। मैंने पूछा, और अगर फिर भी सवाल रह गए तो? उन्होंने कहा कि हम चुप रहेंगे, मगर एक बार सबको जवाब तो मिले। 3रे महीने की एक रात बच्चा बहुत बुरी तरह से रो रहा था। उसके पेट में गैस थी और मैं उसे सीने से लगाकर हल्की हल्की थपकियां दे रही थी। मेरा पति कमरे के दरवाजे से देख रहा था। उन्होंने नरमी से कहा कि तुम थक नहीं जाती हो ये सब कुछ करते करते? मैंने हल्की आवाज़ में जवाब दिया कि माँ होना आसान नहीं, ख़ास तौर पर उस समय जब हर कोई तुम पर शक करे। अगले दिन अस्पताल से कॉल आई।
पहले से की गई एप्लीकेशन पर डीएनए टेस्ट का वक्त मिल गया था। मैंने अपने पति के साथ चलने के लिए कहा। वो चुपचाप तैयार हो गए थे। रास्ते में हम दोनों के बीच एक शब्द की भी बात नहीं हुई थी। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए मैंने सोचा, अगर ये रिपोर्ट भी कोई सवाल छोड़ गई तो फिर क्या होगा। बच्चे का सैंपल ले लिया गया था और फिर मेरे पति का भी। रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगा था। वापस आकर हम तीनों अपनी अपनी जगह खामोश थे। चौथे महीने की शुरुआत में बच्चा पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट में वो सवाल नहीं थे जो दुनिया ने मुझसे पूछे थे, वहाँ सिर्फ यकीन था। एक दिन मोहल्ले की शीतल काकी ने मुझे रोक लिया था। कहने लगी कि बेटा, सुना है तुमने टेस्ट करवा लिया है। मैंने हमें सर हिला दिया। उन्होंने कहा कि भगवान करे तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, मगर एक बात कहूँ, लोग भूलते नहीं हैं, सिर्फ नए टॉपिक ढूंढते हैं बात करने के लिए। मैंने जवाब दिया कि मुझे अब भूलने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे अब बस साबित करना है कि जो हुआ वो मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ हुआ है। मेरी सास ने चुपके से कुछ बचत करके पैसे मेरे हाथ में रखे थे और कहा था कि कल जब रिपोर्ट आएगी तो शायद दुनिया कुछ और कहे, लेकिन मेरी प्रार्थना यही है कि सच खुद ब खुद सामने आ जाए। मैंने पैसे उनको वापस कर दिए थे और कहा था कि मुझे किसी भी चीज़ की कीमत नहीं देनी है, मुझे सिर्फ खुद पर यकीन रखना है। रिपोर्ट आने में अब सिर्फ एक ही दिन रह गया था। रिपोर्ट मिलने का दिन आया तो मैं सुबह अस्पताल के गेट पर खड़ी थी। मेरे पति मेरे साथ नहीं आए थे, बस उन्होंने कह दिया था कि जो भी हो मुझे फ़ोन कर देना। मैंने जवाब में उसे सिर्फ इतना कहा था कि रिपोर्ट सिर्फ हमारा नहीं बल्कि तुम्हारे शक का जवाब भी है। काउंटर पर मेरी फाइल निकाली गई। लिफाफा बंद था और ऊपर मेरे नाम की मोहर। नीचे के हिस्से में लाल बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, कॉन्फिडेंशियल रिव्यू रिकमेंडेड। मैं सीधी डॉक्टर के कमरे में गई। डॉक्टर वही थी जिसने मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म की थी। इस बार उनके चेहरे पर कुछ और था, जैसे वो पहले से जानती हों कि मुझे क्या बताना है। उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए, रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है लेकिन बहुत सीरियस भी है। मैं बैठ गई थी। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में एक दूसरे से उलझ गई थी। उन्होंने रिपोर्ट का खुलासा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि डीएनए पैटर्न कंफर्म करता है कि ये बच्चा बायोलॉजिकल तौर पर आपके पति का है। उनकी बात सुनकर मेरी सांस थोड़ी सी खुल गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून नहीं था। लेकिन वो इतना कहकर रुक गई। उसमें एक नोट भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में जिक्र है कि बच्चे के डीएनए में हार्मोनल छेड़छाड़ के आसार देखे गए हैं जो किसी खास केमिकल एक्सपोजर की वजह से हो सकते हैं। ये एपिजेनेटिक म्यूटेशन कहलाता है। मैंने सर उठाया। मतलब कि बच्चा आप दोनों का ही है, लेकिन उसकी शारीरिक चीज़ जैसे चेहरे का रंग, आंखों की चमक, सब उसमें बदलाव के इफ़ेक्ट हो सकते हैं और ये बदलाव उसी तेल की वजह से पॉसिबल है। रिपोर्ट में यही जाहिर किया गया है। मैंने रिपोर्ट हाथ में ली। बात साफ थी लेकिन उनके असर ख़तरनाक थे। घर पहुंची तो मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और कहने लगी कि क्या हुआ, ये बच्चा तुम दोनों का ही है ना। मैंने सीधा जवाब दिया कि जी। कमरे में दाखिल हुई तो मेरे पति सोफे पर बैठे हुए थे। मैंने रिपोर्ट उनके सामने रखी और कहा कि पढ़ लीजिए। उन्होंने खामोशी से लिफाफा खोला। नज़र एक एक शब्द पर चलती रही। जब वो एपिजेनेटिक म्यूटेशन तक पहुँचे तो उनका हाथ रुक गया था। उन्होंने कहा कि इसका क्या मतलब है। मैंने कहा कि तुमने जो कहा था वो गलत था। ये बच्चा आपका है। शक्ल ना मिलने का मतलब कुछ नहीं, वो सिर्फ असर है शायद उस समय दी गई दवाई का या फिर उसके अंदर घोली गई किसी साजिश का। मेरे पति काफ़ी देर तक खामोश रहे। फिर उन्होंने नज़र झुका ली और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर वो शक किया जो मुझे खुद पर था। मैंने साफ शब्दों में कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मगर आपको अब फैसला करना है कि आप मेरे साथ हो या फिर दुनिया के साथ। अगले दिन मैं रिपोर्ट की कॉपी अस्पताल की लीगल टीम को दे आई थी, जिन्होंने वादा किया था कि रिसर्च डिपार्टमेंट से बात करेंगे। उसी शाम मोहल्ले में फिर कुछ सवाल उठे। पल्लवी भाभी ने एक और बात उड़ा दी थी कि रिपोर्ट हो या जादू, बच्चा तो वैसा ही लगता है जैसे उस वेद के पोस्टर पर बना था। मैंने अगली सुबह दरवाजे पर एक नोट चिपका दिया और उस पर लिख दिया कि सच अदालत में लिखा गया है, मोहल्ले की दीवारों पर नहीं। 5वां महीना आया तो मेरे बच्चे का बिहेवियर बाकी बच्चों से अलग था। वो जल्दी देखने लगा था, आवाज़ों पर फ़ौरन ही रिएक्ट करता था। मैंने एक बड़े डॉक्टर से कांटेक्ट किया। उन्होंने मेरे बेटे का चेकअप करने के बाद कहा कि आपके बच्चे की न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी आम बच्चों से तेज़ है। हो सकता है ये उस बदलाव का एक पहलू हो जो उसकी रिपोर्ट में देखी गई थी। मैंने कहा, इसका मतलब ख़तरा है? उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ फ़र्क है, लेकिन फ़र्क का मतलब हमेशा ख़राबी नहीं होता।
वापसी पर मैं अपने बच्चे को गोद में लिए सोचती रही कि ये बच्चा सिर्फ मेरी कोख का नहीं, मेरे सब्र और मेरे सवाल और मेरी सच्चाई का नतीजा भी है। रात को जब मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे क्या हम फिर से पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ सकते हैं, मैंने कहा आगे तो वो बढ़ते हैं जो कुछ खो चुके होते हैं। तुमने मेरा यकीन खोया है, उसे वापस पाना अब तुम्हारा काम है। अगले दिन अस्पताल से कॉल आई। रिपोर्ट रिसर्च डिपार्टमेंट को भिजवा दी गई थी। वो इस केस को मेडिको सोशल एनोमली के तौर पर रजिस्टर करने जा रहे थे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरा केस सिर्फ मेरा नहीं, उन सबका है जिनके शरीर पर एक्सपेरिमेंट किए गए, और उस लम्हे पहली बार मैंने अपने आप को पूरे यकीन से देखा था। रिपोर्ट अस्पताल से मिल चुकी थी, मगर मेरे दिल के सवाल ख़त्म नहीं हुए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि ये सब कुछ अब एक घरेलू मामला नहीं रहा, ये एक मुजरिम की साजिश थी जिसका अंजाम कानून के दायरे में होना था। मैं पुलिस स्टेशन गई, उन्हें रिपोर्ट और तस्वीरें, दवाई की बोतल, सब कुछ फाइल में जमा करवा दिया और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को थमा दिया। इंस्पेक्टर ने हर चीज़ को गौर से देखा, हर पन्ने को पढ़ा, फिर कहने लगा कि इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है, ये कोई फर्जी वेद नहीं लगता। आप कह रही हैं कि इसके पास औरतों की तस्वीरें थीं और एक तस्वीर उसमें आपकी भी थी। मैंने जी में सर हिला दिया। उन्होंने कहा कि ये जुर्म हो सकता है, लेकिन हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपको पूरी तरह से हमारा साथ देना होगा। अगले दिन पुलिस ने मेरे साथ उस झोपड़ी का रुख किया जहां वो इंसान मुझे मिला था। कच्ची दीवारों, छत से लटकती हुई खाली बोतलें और ज़मीन पर जले हुए कागज़ों के ढेर, मगर वो इंसान वहां मौजूद नहीं था। पुलिस ने एक एक चीज़ की तस्वीर ली, शीशियाँ और उन पर लिखी हुई डिटेल, और वो पुराना पोस्ट जिस पर लिखा हुआ था नस्ल बदलने का राज, सिर्फ चुनिंदा औरतों के लिए। एक कांस्टेबल ने मुझे बताया हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए, कि आपके पति इसे जानते हैं। मैंने घर आकर अपने पति से इस बारे में बात की। कुछ लम्हे तो वो खामोश रहे, फिर बैठकर कहने लगे कि मुझे लगा था कि वो मर चुका है। मैंने पूछा कौन? उन्होंने कहा कि मेरा सौतेला भाई। माँ अलग थी लेकिन पिता एक थे। उसे 6 साल की उम्र में दिमागी मरीज समझकर एक प्राइवेट हॉस्टल में दाखिल करवा दिया गया था। उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। मैंने घबराकर पूछा तो तुम्हें यकीन था कि वो वापस नहीं आएगा? उन्होंने कहा मैंने तो सोचा था कि वो अब बदल चुका होगा, अगर जिंदा भी हुआ तो। अब इतने साल हो गए हैं। पुलिस को इस बारे में खबर दी गई थी, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए थे। फिलहाल एक फ़ाइल निकली जिसमें उस इंसान का पुराना नाम और फोटो और उसके दिमाग की रिपोर्ट थी। नाम था गौरव मल्होत्रा। फाइल में दर्ज था पैरानॉइड डेलूजनल टेंसेंडीज आइसोलेशन रिकमेंडेड। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। वो कोई फर्जी वेद नहीं है, वो एक दिमागी मरीज़ था जो इलाज के दौरान हॉस्टल से निकल गया था और उसके बाद लापता हो गया था। मेरे पति ने बताया था कि गौरव बचपन में अक्सर साइंस की बुक्स पढ़ता था। वो कहता था कि वो शरीर में बदलाव ला सकता है, इंसानों को अलग बना सकता है। सब उसे पागल कहते थे। फिर एक दिन वो सबसे दूर हो गया। पुलिस ने उसकी फ़ोटो सब इंस्पेक्टर को भेज दी थी और फिर अलग अलग हॉस्टल और मेडिकल और दरबारों पर छापे मारने का फैसला हुआ। उसी दौरान मेरी ज़िंदगी फिर सुस्त रफ्तार हो गई थी, लेकिन एक चीज़ तेज़ हो रही थी। मेरे बच्चे का दिमाग बाकी बच्चों से तेज़ था। उसके दिमाग में सवालों के जवाब जल्दी आ जाते थे और अपनी उम्र से वो बड़ा लगने लगा था। एक दिन दरवाजे पर एक अनजान जवान लड़का आया था। उसके हाथ में एक कागज़ था, चेहरे पर उलझन थी। उसने कहा, आप वही है ना जिसका बच्चा स्पेशल है? मुझे कुछ दिखाना है। मैं हिचकिचा गई थी, लेकिन उसे अंदर बुला लिया। उसने एक फ़ाइल खोली और कहा कि मैं एक एनजीओ से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ हमें एक ऐसे केस की रिपोर्ट मिली है, एक ऐसा वेद जो ख़ास दवाइयों से औरतों को प्रेग्नेंट कर देता है। उनमें से 3 औरतें सामने आ चुकी हैं। मैं चौंक गई थी। इन सब में कोई चीज़ बहुत अलग है। उन्होंने कहा, जी, सबका संबंध या तो बांझपन से था या फिर वो किसी न किसी सोशल दबाव में थी। सभी को ही दवाई दी गई थी। मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि तेल नंबर 7 उस जवान लड़के ने भी इन्वेस्टिगेशन टीम से मिलवा दिया। इस केस को अब और ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगी थी। 3 दिन के बाद पुलिस ने बताया कि हमें खबर मिली है गौरव मल्होत्रा दिल्ली के सीतापुरी इलाके में किसी पुराने मेडिकल में छुपा हुआ है। उसी रात मुझे एक फ़ोन आया था अजनबी नंबर से। मैंने कॉल उठाई तो उसी की आवाज़ सुनी थी, गौरव मल्होत्रा की। उसने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस इतना बताना था कि तुम मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, कामयाब एक्सपेरिमेंट का। मैंने तुम्हारे पति से सब कुछ छीन लिया, अब तो पिता बनने का गर्व भी। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी थी।
पुलिस ने फौरन छापा मारा, मगर वो फिर भी बच निकला था। मेडिकल पर सिर्फ खाली शीशियां, जली हुई डायरी के पेपर और एक टूटा हुआ मोबाइल मिला था। मैंने एक नोट लिखा और मेडिकल की दीवार पर चिपका दिया कि मैं एक माँ हूँ, बदले का कोई जरिया नहीं। तुम जिस समझदारी पर गर्व करते हो वो किसी का बचपन छीन सकता है, लेकिन माँ की छाती की हरारत नहीं। मेरे दिल में अब सिर्फ एक प्रार्थना थी, मेरे बच्चे का सेफ फ्यूचर, उसकी पहचान, उसकी सच्चाई और उसकी आज़ादी। सुबह दिन निकलने से कुछ देर पहले मेरी आँख खुल गई तो कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। खिड़की का पर्दा हल्का सा हवा से हिल रहा था और दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने अपनी आदत के मुताबिक सबसे पहले अपने बेटे की तरफ देखा, जहाँ सामने खाली झूला था। मैं एक लम्हे को समझ नहीं सकी थी, फिर तेज़ी से झूला चेक किया। तकिया, कंबल, सब कुछ मौजूद था, बस मेरा बच्चा वहाँ पर नहीं था। फिर मेरी नज़र उस कागज़ पर पड़ी जो झूले के किनारे पर रखा हुआ था। हल्के नीले रंग के कागज़ पर हाथ से लिखा हुआ था कि ये मेरा बेटा है और इसे मैं ले गया हूँ। मेरी चीख निकल गई थी, लेकिन आवाज़ अंदर ही अंदर दबकर रह गई थी। मैं दरवाजे से बाहर निकली, मेरी सास किचन में थी। मेरे चेहरे को देखकर वो भी घबरा गई थी। कहने लगी कि क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरा बेटा गायब हो गया। मेरी सास ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, झूले के पास आकर रुकी, फिर कागज़ को देखा। उनके हाथ से वो कागज़ नीचे गिर गया था। वो तो दीवार के साथ लग गई थी, जैसे उनकी सांसें रुक गई हों। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, ये उसी का काम है, वही मेरे बेटे को ले गया होगा जो कहता था कि ये बच्चा उसका है। मैंने फ़ौरन इस बारे में पुलिस को खबर दी थी। पुलिस स्टेशन पहुंचने तक मेरे होश व हवास उड़ चुके थे। रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि बच्चों के कमरे में किसी तरह के कोई निशान देखे हैं। मैंने कहा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की आधी खुली हुई थी, पर्दा भी उठा हुआ था। मैंने उन्हें डिटेल से बताया। पुलिस ऑफिसर ने सर हिला दिया। उन्होंने कहा कि वो एक पहुंचा हुआ किडनैपर लगता है जिसने ये किया है, आपको जानता है। मैं डरे हुए शब्दों में कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अंधेरे में धकेला और उस इंसान के हाथ में दे दिया। मैंने नज़रें झुका ली थी और कहा कि अब तुम्हारी माफ़ी से कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। पुलिस ने अगले 24 घंटे में 2 लोगों को पकड़ा था जो करीबी अड्डे पर पिछली रात अजीब हरकतें करते हुए देखे गए थे, लेकिन वो दोनों तो नशा करने वाले निकले। एक होटल में काम करने वाला था और एक मजदूरी करता था। हवलदार ने मुझे अलग ले जाकर कहा कि मैडम, एक पुराना आदमी आपके पति की जायदाद से संबंधित मुकदमे में आया था। वो अब गाजियाबाद के इलाके में रहता है। हो सकता है कि वो कुछ जानता हो, क्योंकि उस इंसान ने खुद अपने मुंह से कहा था कि वो कुछ ना कुछ बता सकता है। मैंने फ़ौरन गाजियाबाद जाने का इरादा कर लिया था। घर वापस आकर मैंने अपने बेटे के कपड़े बदले और उसे सूंघते हुए बेड पर बैठ गई थी। वक्त जैसे ठहर गया था। शाम को एक अजनबी औरत दरवाजे पर आई। उसके हाथ में मिट्टी का दिया था और कहने लगी कि ये तुम्हारे लिए है, ये एक संदेश है। मैंने पूछा किसकी तरफ से, तो उसने कहा कि तुम उसे जानती हो, वो कहाँ है, लेकिन वो वापस पलट गई। मैंने दिया हाथ में लिया, उसे खुरचा तो उस पर एक पता लिखा हुआ था, एक मंदिर के पास का। अगली सुबह मैं फ़ौरन ही निकल पड़ी थी। वहाँ पहुँचकर उसकी तलाश शुरू कर दी। वहाँ एक कोने में पुराना सा कमरा था। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, वो आ गई है जिसका बच्चा गया है। दरवाज़ा खोला तो अंदर से एक धीमी सी रोशनी आई थी। एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और साथ ही एक आधी उम्र की औरत भी थी जो मेरी तरफ हमदर्दी से देख रही थी। उसने कहा कि बैठ जाओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा कि आपको कैसे पता मैं यहाँ आऊँगी? उन्होंने कहा कि इसके पीछे तुम हो। वो 1 महीने पहले यहाँ आया था, कहता था कि बच्चा हमारे हवाले करके जा रहा है, जब माँ आ जाए तो उसे बच्चा दे देना। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैंने कहा, कहाँ है मेरा बेटा? उन्होंने कहा कि अंदर है, माँ की खुशबू आने पर ही उठा है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो औरत मुझे अंदर ले गई थी। नरम बिस्तर पर मेरा बेटा लेटा हुआ था। मैं आगे बढ़ी, उसे गोद में उठाया। वो फ़ौरन मेरी गर्दन में बाहें डालकर चुप हो गया। यही तो मेरे बच्चे का तरीका है, मैंने धीरे से कहा। बूढ़े आदमी ने कहा कि यह बच्चा बहुत ही ख़ास है और बहुत से लोग इसे चमत्कार समझ रहे हैं। इसे संभाल कर रखना, इसका रास्ता तुम्हारे कदमों से जुड़ा हुआ है। मैंने धन्यवाद किया और वापस निकल आई। बस स्टैंड पर पहुंचते हुए मैंने अपने बेटे को देखा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो कि मैं वापस आ गया हूँ माँ, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी थी। 3 दिन गुजर चुके थे। मैं रोज़ उसे मंदिर के कोने में बैठते हुए सीने से लगाए रखती थी।
बूढ़े आदमी और औरत ने मेरी बहुत देखभाल की थी, मगर उनके चेहरे पर लगातार सावधानी जैसा सुकून था, जैसे वो नहीं हों। चौथे दिन सुबह के सवेरे हम घर लौटे। मेरे पति ने बेटे को गोद में लेने की हिम्मत तो की थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी शिकस्त थी, जो शक के बाद आती है। मेरी सास ने दरवाजे के पास खड़े होकर सिर्फ इतना कहा कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस ये प्रार्थना करूँगी तुम्हारे लिए कि दोबारा ऐसा ना हो। दोपहर तक घर में खामोशी रही। हर कोई अलग बैठा हुआ था, जैसे हम सब एक ही हादसे को अलग अलग मतलब से समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर शाम के समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में चमड़े का पुराना थैला था और आंखों में खास चमक थी और चेहरे पर जैसे बरसों पुरानी यादों का साया था। उसने कहा कि मैं गौरव को जानता हूँ। उसने बिना कोई बात कहे कहा। हम सब अंदर बैठ गए। मैंने अपने बेटे को मजबूती से पकड़ लिया था। उसने कहा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे भाग्य में है, मगर उसे छुपाने वाले उसे अपने मकसद के लिए रखना चाहते थे। मेरे पति ने कहा कि क्या मतलब? भिखारी ने थैले से एक कागज़ निकाला। उस पर एक आश्रम का पता लिखा हुआ था। वहाँ एक बाबा जी बैठते हैं, जिन्होंने गौरव को पनाह दी थी। वो खुद भाग रहा है, लेकिन उसने कुछ छोड़ दिया है, कुछ राज, और तुम्हें वो जानने होंगे, वरना ये बच्चा तुम्हारी पहचान बनने के पहले ही बोझ बन जाएगा। मैंने कागज़ हाथ में लिया। भिखारी उठकर बाहर जाने लगा था, फिर रुका और कहने लगा कि याद रखना, कभी कभी बच्चा सच का वारिस होता है और माँ उसे सिर्फ जन्म ही नहीं देती बल्कि बचाती भी है। वो जा चुका था। अगली सुबह मैं और मेरे पति बच्चे को लेकर आश्रम के लिए रवाना हुए थे। वहाँ एक अजीब सा माहौल था और कुछ आवाज़ें आ रही थीं। कमरा नंबर 3 के बारे में पूछा। उन्होंने हमें एक पुरानी इमारत की तरफ इशारा करके बताया। हम वहाँ पहुँचे। दरवाज़ा खुद ही धीरे से खुला। एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था चारपाई पर, और औरत चूल्हे के पास कुछ पकाते हुए कहने लगी कि आ गए, हमें पता था कि तुम लोग ज़रूर आओगे। मेरे पति ने मुस्कुराकर कहा कि आपको कैसे पता था? क्या गौरव यहाँ आया था? उन्होंने कहा, तुम्हारे बेटे को हमारे हवाले कर गया था और कहता था कि जब माँ आ जाए तो उसे दे देना। औरत ने पलटकर कहा। मैंने कदम आगे बढ़ाए। मेरा बेटा मेरी बाहों में था। यही वो दोनों बूढ़े और बूढ़ी औरत थी जिससे मैंने अपना बेटा लिया था। बूढ़े आदमी ने एक डिब्बा निकाला। एक पुराना मोबाइल था, कुछ कागज़ थे और एक पुरानी नोटबुक थी। उन्होंने कहा कि वो ये सब कुछ छोड़ गया है। कहता था कि इसमें सच्चाई है तुम्हारे लिए, शायद बेकार हो, मगर छानबीन करने वालों के लिए एक ख़जाना है। मैंने नोटबुक उठाई। पेज नंबर 1 पर लिखा हुआ था, एक्सपेरिमेंट नंबर 7, दिमागी और शारीरिक लेडीज़ बीमारियों का इलाज। मेरे पति ने कहा कि ये सब सही है जो तुमने पहले दिन कहा था। मैंने नोटबुक बंद कर दी थी और कहा कि ये सच हमारे बच्चे की पहचान नहीं है। इन सब से हमारा बच्चा आज़ाद है। मैंने बूढ़े औरत और आदमी का शुक्रिया अदा किया और फिर वापस आ गए थे। सारे रास्ते मेरा बेटा खामोश था। रात को जब देर से हम घर के दरवाजे पर पहुंचे तो मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और मेरे हाथ से बैग लेकर सिर्फ इतना कहा कि तुमने जो किया शायद मैं कभी नहीं कर पाती। तुम माँ भी हो और सुरक्षा करने वाली थी। मेरा बेटा मेरी गोद में सो गया था। मैंने धीरे से उसे अपने सीने से लगा लिया था और पहली बार सोचा कि ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, बल्कि मेरा पूरा सच है। कुछ दिनों के बाद पुलिस ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि गौरव को एक पुराने गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुरानी कार में फर्जी पहचान के साथ छुप रहा था। उसके पास से शीशियां, दवाइयां और मोबाइल लैब के सामान से भरा हुआ बैग बरामद हुआ है। गिरफ्तारी की खुशखबरी सुनी तो मेरी सास ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। मैंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और मैंने सिर्फ इतना कहा कि सच अदालत में बोलेगा, मोहल्ले में नहीं। अदालत में फ़ौरन कार्रवाई की इजाज़त दी। मुकदमा शुरू हुआ और मैं सबसे पहली गवाह बनी। पर जब उसे कटघरे में बुलाया गया तो उसकी हालत बदली हुई थी। बाल बड़े हुए थे, चेहरे पर थकन और आंखों में हल्की सी घबराहट थी। अदालत के कमरे में जैसे खामोशी छा गई थी। जज ने कार्यवाही के बाद कुछ सबूत मांगे थे। पुलिस ऑफिसर ने टेबल पर एक फ़ाइल रखी थी। ये उसके खिलाफ अकेला सबूत है। सारी रिपोर्ट देखी, वो इम्प्रेस हुए थे। औरतों की लिस्ट थी और एक एक्सपेरिमेंट की नोटबुक। वकील ने सफाई के लिए सवाल उठाया था कि क्या सच में पागल होना एक जुर्म है या ख़ानदानी बदला। जज ने मेरी तरफ देखा और कहा कि आप कुछ कहना चाहती हैं। मैं धीरे से आगे बढ़ी। मैंने कहा कि मैं एक माँ हूँ और गवाह भी हूँ। इस इंसान ने मेरी कोख को एक लेबॉर्ट्री समझा, मेरे शरीर पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये जुर्म सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, इन सब औरतों के खिलाफ है जिन्हें औलाद की ख्वाहिश में धोखा दिया गया। अदालत में खामोशी छा गई। फिर गौरव को बोलने की इजाज़त दी गई।
जज ने इशारा किया। उसने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि मैंने औरतों पर एक्सपेरिमेंट किए, ख़ास तौर पर उन पर जो बेटे के लिए तरसती थी, क्योंकि वो सब कुछ मानने को तैयार होती थी। दवा, प्रार्थना, धोखा। जज ने कहा, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, क्योंकि दुनिया ने मुझे बचपन में पागल कहा था, मुझे बंद कर दिया गया था और मेरे सौतेले भाई को वो सब कुछ मिलता रहा जिसके मैं सपने देखता रहता था। मैंने अपनी समझदारी को हथियार बनाया। जज ने आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए कहा कि समझदारी कोई हथियार नहीं होता, सेवा होती है। तुमने समझदारी का गलत फ़ायदा उठाया। अदालत ने इंटेलिजेंट मैन की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला सुनाया कि मुजरिम दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए नतीजे समझने के काबिल है। सज़ा के तौर पर उसे उम्र भर के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां वो सख्त निगरानी में रहेगा। अदालत के बाहर मीडिया मौजूद था। एक रिपोर्टर ने मेरी तरफ माइक बढ़ाते हुए कहा, आपको क्या लगा, ये फैसला काफ़ी है? मैंने जवाब दिया कि फैसला काफ़ी नहीं होता, इंसाफ ज़रूरी होता है। अगर सच बोलने वाली औरतें शुरू से सुनी जाती तो शायद ये दिन नहीं आता। उसी शाम घर लौटी तो बेटे ने पहला कदम उठाया। मेरी सास ने तालियां बजाई। मेरे पति ने पीछे से आकर कहा कि तुम सच्ची थी, तुम पर शक करके मैं कुछ झूठा हो गया हूँ। मैंने पलटकर देखा, उनके चेहरे पर जहाँ पहली बार नरमी थी, जो पिछले कई महीने से गायब थी। मैंने धीरे से कहा कि अब तो सिर्फ सच की रोशनी रहेगी, इल्ज़ाम नहीं। अगले दिन अस्पताल के रिसर्च डिपार्टमेंट से लेटर आया। वो मेरी फाइल को केस की स्टडी के तौर पर शामिल कर रहे थे, ताकि फ्यूचर में औरतों पर किसी भी तरह का गैर एक्सपेरिमेंट उनकी मर्जी के बिना ना हो सके। मैंने फाइल बंद की और धन्यवाद किया। वो सिर्फ एक अदालत का फैसला नहीं था, वो मेरे वजूद की सच्चाई थी। मैंने बेटे को बाजू में बिठाया और उसकी आंखों में झांका। वहाँ अब डर नहीं था, सिर्फ पहचान थी। अदालत का फैसला आने के बाद ज़िंदगी किसी हद तक रूटीन पर आ गई थी, लेकिन कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के मरहम से भी नहीं भरते। मेरी सास हमेशा खामोश रहती थी। उनकी तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। दवाई लेना भी भूल जाती थी। कभी कभी तो पानी पीने से भी इनकार कर दिया करती थी। मैंने उनसे बात करने की भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन वो नज़र चुरा लिया करती थी। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि उनके गुर्दे कमज़ोर हो चुके हैं, दिल में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है। उन्हें अब सिर्फ सुकून की ज़रूरत है, इलाज से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। शाम को मैंने उनका बिस्तर ठीक किया। वो चुपचाप लेट गई थी। मेरी मौजूदगी महसूस करके धीरे से कहती थी कि तुम आ गई। मैंने कहा कि जी माँ जी। उनकी सांसें नरम थीं, शब्दों में जवाब थे। कुछ देर खामोशी रहती, फिर उनकी सांसों की रफ्तार में हल्का सा फ़र्क आया। कहने लगी कि मैंने तुम्हें बेटे के लालच में कुर्बान कर दिया, बस मुझे माफ़ कर देना। मैं उनका हाथ थामकर उनकी उंगलियां देखती थी, जो कि बहुत ही हल्की हो चुकी थी। मैंने चुपचाप बैठे बैठे कहा कि माँ जी, जो अपने बच्चों को बांझपन से नहीं बदगुमानी से मारते हैं, वो सब कातिल होते हैं। उनकी आंखें भीग गई थी, लेकिन आंसू नहीं गिर रहे थे। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा और सर झुका लिया। उनके होठ कुछ कहना चाह रहे थे। उसी रात सब सो चुके थे तो नर्स ने आकर बताया कि मेरी सास अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे बेहद ही अफसोस हुआ था। मेरे पति भी अपनी माँ की मौत पर बहुत रोए थे। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज भी मुझे पुराने बीते हुए दिन याद आते हैं तो अफसोस होता है, लेकिन ज़िंदगी अब काफ़ी हद तक बदल गई है और सुकून भरी हो गई है। मैं अपनी सास को आज भी याद करती हूँ, मगर पुराने ज़ख्म अभी भी दिल में मौजूद हैं। अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे वो तेल नंबर 7 आज भी याद है और उसकी शीशी आज भी इसी तरह से मेरे कमरे में रखी हुई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।